धन्यवाद जी। और आपके अपीयरेंस के बारे में कह दूं कि वो इंडियाना जोन्स जैसा अपीयरेंस हो रहा है, लेकिन हम उसको कहेंगे इंडियाज जोन्स। ओह थैंक यू थैंक यू। इंडियाना जोन्स कौन है, ये भी हल्का सा कॉन्टेक्स्ट आप दे सकते हैं? हाँ, इंडियाना जोन्स ये कैरेक्टर जैसे जैसे कि हमारे जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना, हाँ। वैसा इंडियाना जोन्स की जो हैरिसन फोर्ड ने बहुत मूवी में काम किया है, और वो सीरीज ही है उसके कि जहाँ वो आर्कियोलॉजिस्ट है और फिर उनको स्पेशल मिशन पे बुलाया जाता है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो जर्मन्स थे वो भारतीय ग्रंथों का अभ्यास करके बहुत मिस्टीरियस चीज़ों का आइडेंटिफाई करने दुनिया में घूमते थे। वाह। जैसे इजिप्ट में, इंडिया में, एंड जनरली उनके ज्ञान का उपयोग करके जो पावर हंग्री लोग हैं उनको, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, तो उनके ऊपर उन्होंने श्रद्धा दिखाई जितने भारतीय लोग श्रद्धा नहीं दिखाते और उसका ढूंढने का प्रयत्न करते। ऑफ कोर्स इट इज़ अ फिक्शनल टाइप ऑफ थिंग, बट वेरी वेरी अमेजिंग। मैं मानता हूँ कि ये ना एक यूनिवर्सल एवरग्रीन मूवी रिकमेंडेशन है। शायद इंडियाना जोन्स देखने के बाद ही इतिहास में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा, बट एट द सेम टाइम बचपन में हम रामानंद सागर की रामायण देखते थे, बी आर चोपड़ा की महाभारत देखते थे, और कहीं ना हर सनातनी को ऐसा लगता था कि ये तो हमारा इतिहास ही है। बट वी नीड पीपल लाइक यू टू एक्चुअली कैरी आउट दिस रिसर्च एंड टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ अस कि हाँ ये हमारा इतिहास है और ये रहा इसका प्रूफ। तो आज का एपिसोड थोड़ा सा साइंटिफिक भी रहेगा। अगले एपिसोड में महाभारत की बातें होंगी। ठीक। आज के एपिसोड में बस रामायण को लेकर हम इतिहास ज्यादा समझेंगे, स्पेशली भारतीय इतिहास को। मुझे आपको बीच बीच में रोकना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम गुबेके टेपे ठीक है। टू यंगर ड्रायस इम्पैक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन थियरी, आर्यन थियरी वगैरह। आई एक्चुअली डोंट नो कि हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें। एक कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में, इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। डिसोनेंस, यस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? हाँ, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी कि हम सिंपल भाषा में कहे तो एक्चुअली क्या होता है, सत्य इतना कठिन नहीं है, हाँ, लेकिन सत्य को डेलिबरेटली ट्विस्ट करके बताया जाता है तो कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है, और वो जनरेशनल ये फिनोमिनन है। जैसे कि हम इसके रामायण महाभारत का ही उदाहरण लेते हैं, रामायण का उदाहरण लेते हैं कि समझ लो एक 400 ईयर्स के पहले पूरे भारत देश में क्यों, विश्व में जिनको जिनको रामायण पता था, किसी के मन में ये डाउट नहीं था कि क्या रामायण ये मिथ है या प्रत्यक्ष इतिहास जैसा होके गया। 400 ईयर्स पहले भी नहीं था। जब ब्रिटिश आ गए, जैसे कि 1785 सर विलियम जोन्स कलकत्ता में आ गए और उनका कलकत्ता का एरिया ब्रिटिशों के कंट्रोल में था, तो वहाँ उनको रूल करना था, तो उनका संबंध संस्कृत के साथ आ गया। तो उससे तो आर्यन इन्वेजन का जो नॉनसेंस है उसका थोड़े से रूट्स वहाँ है, लेकिन हम थोड़ा कॉग्निटिव डिसोनेंस पे जाते हैं। ब्रिटिश लोगों ने एक बहुत अच्छी बात का यहाँ अच्छा अभ्यास किया। जब 1857 के बाद ब्रिटिशों ने पूरा कंट्रोल कर दिया इंडिया, तो उनको समझ में आ गया कि ये लोग शरीर में, भारतीय लोग शरीर में तो उनके स्लेव बन गए हैं, बिकॉज भारतीय लोग तो हार गए थे 1857 के बाद। लेकिन उन्होंने अपने मन में क्या ब्रिटिश लोगों के संस्कृति को और सभ्यता को सुपीरियर माना है? तो उसका उत्तर था बिल्कुल ही माना नहीं। तो जो मैकॉले के जो एजुकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, तो ब्रिटिशों ने ये सोचा कि हमें इनको क्या बनाना है। शरीर में तो हमने उनको कंट्रोल कर लिया, लेकिन उनके जो मन और बुद्धि उसको भी भ्रमित करना है, कि उसके कारण ये सोचने लगे कि सिर्फ ब्रिटिश लोगों की पावर नहीं, तो ब्रिटिश लोगों की मन बुद्धि, उनकी संस्कृति, सभ्यता, जो कुछ उनका रिलीजन वो है, वो भी हमारे से, मीन्स भारतीय लोगों से सुपीरियर है, ऐसा उनको लगना चाहिए। और मैं कहूँगा कि ब्रिटिश लोग उसमें सक्सेसफुल हो गए। जो आज इसका हमारा जो माइंड गेम चलते रहता है ना, आप भारत के एकेडमी में चले जाइए या भारतीय लोग एकेडेमिया में जो है उनके पास चले जाइए, तो मैट्रिक्स जैसा है। सामान्य में बात करते करते इवन समझ लो जो भारत के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत अभिमान रखते हैं, वो भी जब इतिहास की बात करते हैं तो बहुत मूर्खता की इतिहास की बात करते हैं। ये जो उनको भ्रमित किया गया वो हमारे लिए कॉग्निटिव डिसोनेंस है, और वो 300 ईयर्स में हो गया, वेरी सक्सेसफुल। सरल भाषा में, जब आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हो
जो आपके खुद के सोच विचार को चैलेंज करती है और आपको लगता है कि नहीं ये सच हो ही नहीं सकता, करेक्ट, वो फीलिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है. यू गेट कंफ्यूज्ड कि लाइक यार ये क्या है. हाँ. एंड मेरे ख्याल से ना अगर बुद्धि, नॉलेज बेस, विजडम बढ़ाना है तो जिंदगी में कॉग्निटिव डिसोनेंस ढूंढना चाहिए रेगुलरली, खुद को चैलेंज करना चाहिए. वेरी ट्रू. ठीक है. और आई फील कि रिसर्च इज अ ग्रेट वे टू शेप अप दैट जर्नी. इन सेइंग दैट मेरे एक फ्रेंड है निखिल कामत, उन्हें भी हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा शौक है. तो मैंने उनसे पूछा कि अगर हमें यंगर जनरेशन को हिस्ट्री समझानी है तो कैसी समझानी चाहिए. तो उन्होंने कहा कि यार ये चैलेंजिंग है, क्योंकि जब कोई भी हिस्ट्री समझा रहा होता है ना, उनकी खुद की पर्सनैलिटी वो हिस्ट्री एक्सप्लेनेशन में आ जाती. बात सही है, बट इन सेइंग दैट मैं तो ये मानता हूँ कि हिस्ट्री हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है. तो उसका ये मतलब है कि जिन लोगों ने हमारी हिस्ट्री सिलेबस डिसाइड करी उनकी भी पर्सनालिटी हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में है. एंड इन सेइंग दैट मैं एक हिस्ट्री चैप्टर को हाईलाइट करना चाहूँगा जहाँ मेरे मुताबिक, और ये मैं आपको मिलने के बाद नहीं कह रहा, ये मैं जितने भी जो रोगन के पॉडकास्ट है हिस्ट्री को लेकर, जितनी भी हिस्ट्री की पढ़ाई करी है मैंने ज़िंदगी में, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर कह रहा हूँ कि स्पेशली ये जो थियोरी हमें बताई जाती है कि 4 मेन सिविलाइजेशन होते थे, इंडस वैली, चाइनीज़, इजिप्शियन, मेसोपोटेमियन. हमें बताया गया कि इंसानियत वहाँ से शुरू हुई थी. उसके पहले हम सब केवमैन थे, हम जंगली थे वगैरह. ये एक वाइडली ब्रोकन थियरी मानी जा रही है आजकल, नीलेश ओक सर की वजह से, रूपा भाटी मैम की वजह से, ग्रैहम हैनकॉक की वजह से, रैंडल कार्लसन की वजह से, पर्सी फॉसेट, अब जान पर्सी, नहीं नाम सुना नहीं है. पर्सी फॉसेट एक एक्चुअली वो भी यही मानते थे कि दिस वाज नॉट द स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री. अच्छा. जो हिस्ट्री हम मानते हैं ये एक्चुअली एक बहुत मॉडर्न पास्ट की झलक है. एक्चुअल ह्यूमन हिस्ट्री स्ट्रेचेस बैक टू 1 लाख 2 लाख ईयर्स. अग्रीड. तो पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते थे. अच्छा. और आई थिंक वहाँ गुम गए. ही वाज नॉट फाउंड आफ्टर वन ऑफ हिज एक्सप्लोरेशंस. इन सेइंग ऑल दैट आई फील कि भारत में ये पर्सी फॉसेट स्टाइल कल्चर आप जैसे लोगों की वजह से आ रहा है. हम खुद के इतिहास को अभी और करीबी से जान रहे हैं. एंड इन सेइंग दैट सर लेट्स डीप डाइव अ लिटिल बिट बाय फर्स्ट एक्सप्लेनिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन. स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि 2500 BC के आसपास, यानी कि कुछ 4500 साल पहले भारत की शुरुआत हुई थी. ठीक है. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सभ्यता हम कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो बताया जाता है वो भी एक्चुअली पूर्ण ट्रूथ नहीं है जी. मीन्स पहले तो कॉग्निटिव डिसोनेंस उसमें भी बहुत कुछ है. एग्जांपल इसलिए बता दूं कि ये 2500 जो बताते हैं वो करेक्ट है. मोहनजोदड़ो का जो डेटिंग है वो 2600 BC जनरली मेन स्ट्रीम आ जाता है. हड़प्पा का 1800 BC तक, लाइक मैच्योर IVC जो कहते हैं वो 1800 BC. बहुत बार होता क्या है उसमें ही लोग रुकते हैं. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी पहले बता दे, पहले ये टर्म ही रॉन्ग है. ये टर्म इसलिए रॉन्ग है कि जब पश्चिमात्य यूरोपियन लोग जब आर्कियोलॉजी का उन्होंने फील्ड निकाला तो उनका क्या होता है, जिस जगह वो एक्सकैवेशन करेंगे उस जगह का जो कुछ नाम होगा, समझ लो मुंबई के आसपास कर रहे हैं तो वो निकालेंगे ना तो उसको कहेंगे मुंबई सिविलाइजेशन. कुछ पॉट्स पैंस मिल गए तो मुंबई सिविलाइजेशन. फिर समझ लो कहाँ कल्याण के आसपास करे तो कल्याण सिविलाइजेशन. जिसको ब्रॉडर आउटलुक है उसको समझता है भाई मुंबई और कल्याण सिविलाइजेशन एक ही है, लेकिन उनके समझ में नहीं आता, इसलिए भी कन्फ्यूजन हुआ है. तो पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये जगह से प्रारंभ हुआ करके उन्होंने उसको सिंधु सिविलाइजेशन कह दिया. लेकिन सिंधु सिविलाइजेशन का जो समय, जो उनके डेफिनेशन से मैं कह रहा हूँ, वो भी 9000 साल पहले तक जाता है. एग्जाम्पल मेहरगढ़ करके जो जगह बलूचिस्तान में है जो सिंधु सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आता है, सब सिमिलरिटी है. उसका डेटिंग है 7000 BC कि जहाँ एग्रीकल्चरल स्टोरेज के सबको आपको जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है वो मिलते हैं. तो सिंधु सिविलाइजेशन, IVC सिविलाइजेशन भी मैं कहूँगा कि हम ये कहना नहीं चाहिए कि वो 2500 BC 1800 BC है, वो मैच्योर फेज़ है. मैच्योर फेज भी उनका डेफिनेशन है. मेहरगढ़ में कोई इमेच्योर नहीं है, मेहरगढ़ भी एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड है. उसका समय आता है 7000 BC से लेके समझ लो 2000 BC. तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 वर्ष का जो समय है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन. फिर हमें ये समझना चाहिए, लोग पूछते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का भारतीय संस्कृति के साथ क्या संबंध है. मैं बोलता ये क्वेश्चन भी एकदम चाइल्डिश है, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका ही अर्थ है भारतीय सिविलाइजेशन. भारतीय सिविलाइजेशन के एक जियोग्राफिकल लोकेशन में जो एक्सकैवेशन हुए
उसका जो हमें अभी जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं। बाद में सरस्वती, अभी तो सरस्वती का जो पाथ है ना, उसके यहाँ बहुत सारे जगह है, जितने सिंधु नदी के आसपास जितने आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं है, उससे भी ज़्यादा जो सरस्वती की नष्ट हुई सरस्वती का जो पेलियो चैनल कहते हैं पुराना पाथ, उसमें और ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसलिए अभी उस नाम चेंज करके SSV से आपने सुना है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। ओके, सरस्वती नदी की ज्योग्राफी कहाँ थी बेसिक? अच्छा प्रश्न। तो हम शॉर्ट में करते हैं, बहुत पीछे हम चले जाएंगे तो कितना पुराना हमें जाना है हमें ही पता नहीं, क्योंकि और रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आपने नाम सुना होगा, वह बहुत ही सरस्वती का अभ्यास करने वाले पद्मश्री हरिभाऊ वाकणकर, हाँ, जो मध्य प्रदेश में हुए, और कुछ किसी की मदद न लेके खुद के मित्रों के साथ उन्होंने गुजरात से प्रारंभ करके पूरा डेजर्ट में, राजस्थान का डेजर्ट, फिर हरियाणा करके यमुना नगर, उत्तराखंड तक उन्होंने अभ्यास किया। ये कब की बात है? समझ लो 70 साल पहले की बात है। और उसके बाद उनके बहुत सारे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, उनके साथियों ने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए, जैसे कि घोष करके उनका 1979-69 का पेपर है, तो उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। और उन्होंने जो पब्लिश किया है उसका लास्ट 35-40 ईयर्स में 200 से ज़्यादा पेपर्स है, और वो पेपर उनको अनुमोदन ही दे रहे हैं, बेसिकली कोरोबोरेटिंग। तो उसका संक्षिप्त में समरी ऐसा है कि बहुत पहले से, प्राचीन समय से हमारे यहाँ सरस्वती बह रही थी। वो कितना हमें पता नहीं, लेकिन वो कहाँ बह रही थी कि आज जहाँ जयपुर है, अजमेर है, वहाँ से स्ट्रेट नीचे लाके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहे नीचे सरस्वती, समझ लो जयपुर अजमेर से, और आगे आके गुजरात के एरिया में जहाँ भी लूनी नदी करके है, वहाँ से आके नॉर्थ गुजरात में आएगी और आगे समुद्र को मिलती थी। एग्जैक्टली आपको टाइम स्टैम्प लेके जाता हूँ, ये आर्कियोलॉजिस्ट को भी समझना चाहिए, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट तो ये लास्ट 5000 साल में अटक के पड़े हुए, उनका इतने तक दूरदृष्टि जाती नहीं, उनका कॉग्निटिव डिसोनेंस होके बैठा है। जेम्स ब्लिंकहॉर्न, इनका नेचर के पेपर में जो संशोधन है वो 5 साल पहले का है, 2020 का पेपर है। तो उन्होंने क्या दिखाया कि जयपुर अजमेर जो कोई जगह में जाती थी, यहाँ हमें डिग करना पड़ेगा कितनी पुरानी, लेकिन हमें ये पता है कि वहाँ से शिफ्ट होके बीकानेर के आसपास सरस्वती बहने लगी 1,72,000 साल पहले, 172,000 ईयर्स अगो। हाँ, ये पूरी साक्ष्य है, पेपर से नेचर में। तो वहाँ जो सरस्वती बह रही थी बहुत ही बड़ा पात्र था। तब से 1,72,000 साल से लेके 70,000 साल तक इसका जो बीच में का पीरियड है, अबाउट 100,000 ईयर्स का, वो बीकानेर से ही बह रही थी। फिर कुछ जियोलॉजिकल कुछ चेंजेस होते रहते, अर्थक्वेक जैसे, और जो भारतीय जो कॉन्टिनेंट है ना, सब कॉन्टिनेंट, वो अफ्रीका से आ गया टेक्टोनिक मूवमेंट से, और वो हिमालय तो इसलिए फॉर्म हुआ ना, एशिया के साथ टक्कर होने के कारण, तो थोड़ा मूव होते रहता है वो, उसके कारण बदल होते। तो 70,000 साल पहले, ये भी हमारे पास जितने चाहिए उतने साक्ष्य एविडेंस है, जैसे कि गुप्ता और सिंह IIT कानपुर का 2017 का नेचर कम्युनिकेशंस का पेपर। तो बीकानेर से 1,70,000 से लेके 70,000 साल तक मूव रहे, उधर से और शिफ्ट हो गई, और जहाँ अब अभी जैसा हम कहेंगे पंजाब और राजस्थान की बॉर्डर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, कलीबंगा, ये जो एरिया है, वहाँ से सरस्वती बहने लगी। तो और नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट हो रही है, जयपुर से बीकानेर, बीकानेर से कलीबंगा, और 70,000 साल से लेके अभी तक समझ लो 5,000 साल तक, जब तक सरस्वती नष्ट नहीं हुई तब तक सरस्वती वहाँ से बह रही थी। ये सरस्वती का इन शॉर्ट 2 लाख साल का हिस्ट्री है। ओके, हमने सरस्वती नदी की बातें क्यों करी रामायण पॉडकास्ट के शुरुआत में? हाँ, क्योंकि उसका संबंध रामायण के साथ है, उसका संबंध महाभारत के साथ है, उसका संबंध ऋग्वेद के साथ है। यानी कि इन समरी आपको भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म ये समझना है तो ऋग्वेद समझना पड़ेगा, रामायण समझना पड़ेगा, महाभारत समझना पड़ेगा, और ये तीनों में सरस्वती के वर्णन आते हैं। सरस्वती के बिना आप ये भारत का इतिहास समझ ही नहीं सकते, इसलिए हम बात कर रहे हैं। ओके, अभी फिर से आपको रुकाना पड़ेगा हल्के से, जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? ये मैं थोड़ा ग्लोबल हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा हूँ। आज के ज़माने में पॉडकास्टिंग कल्चर की वजह से, ग्लोबल पॉडकास्टिंग कल्चर की वजह से एक जंग की शुरुआत हो चुकी है रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच। और ये सिर्फ भारत के लिए सच नहीं है, ये दुनिया के लिए सच है। क्योंकि जब कोई आर्कियोलॉजी की डिग्री करता है,
इट्स ग्रेट। आई थिंक कि उनकी इंटेंशन भी सही होती है विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, वो भी हिस्ट्री को ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट उन्हें एक मेथडोलॉजी सिखाई जाती है, यानी कि एक तकनीक सिखाया जाता है टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, जहाँ वो कहते हैं कि वी बिलीव इन डिगिंग, फाइंडिंग थिंग्स एंड ओनली अलाउइंग द एविडेंस टू प्रूव नैरेटिव्स। यानी कि अगर एक कहानी को और करीबी से जानना है तो पहले उसके पीछे का सबूत ढूंढना पड़ेगा, और अगर सबूत मिला तो फिर वो कहानी सच है, ऐसे वो मानेंगे, और जब तक सबूत ना मिला वो कहानी झूठ है। ठीक है। अभी इस पूरे मेथडोलॉजी में, इस पूरे तकनीक में दो मेन प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि आप पूरी दुनिया को खोद नहीं सकते। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन के नीचे अगर कोई चीज़ बेरीड होती है, पत्थर के अलावा हर चीज़ कुछ 3000-4000 सालों में नष्ट हो जाती है। तो हमें पता भी नहीं कि हमारे इतिहास में कैसी कैसी सीक्रेट्स छिपी हुई है। ठीक है। सो देयर इज़ अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन लर्न अबाउट हिस्ट्री बाय दिस टेक्निक। बट आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने पूरे करियर में इसी तकनीक को फॉलो करा। तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो ये वाला पॉडकास्ट भी सुनेंगे बहुत नाराज़ हो जाएंगे, एंड आप ग्रैम हैनकॉक, रूपा भाटी जैसे रिसर्चर्स के साथ बहुत झगड़े होते हैं ऑनलाइन, एंड पर्सनली द पॉडकास्टिंग वर्ल्ड इज ऑन द साइड ऑफ द रिसर्चर्स मोर ओवर। मैंने दुनिया का एक भी ऐसा पॉडकास्ट नहीं सुना है जो एक्चुअली आर्कियोलॉजिस्ट की बात सुना, और हम लोग न्यूट्रल्स है ऑनेस्टली। नहीं, मैं भी न्यूट्रल हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट कौन सी बात अच्छी करते हैं मैं बताता हूँ, और वो रॉयल डिजास्टर्स कहाँ है वो भी मैं बताता हूँ। जी। तो पहले उनको आर्कियोलॉजिस्ट को हम क्रेडिट देना जो देना चाहिए वो देते हैं, कि जो डिगिंग करना कोई इजी बात नहीं है। तो वो डिगिंग करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, एकदम पेशेंटली करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है, वो बहुत अच्छा कठिन काम है, उसके लिए एक स्किल लगता है जो मैं कहूँगा मुझे आता भी नहीं, तो वो करते हैं। उसके बाद वो जो कोई ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उसका एक तो लेयरिंग के कारण, जो लेयर्स के कारण डेटिंग कर सकते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनिक मैटर मिल गया तो उसका कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन से डेटिंग कर सकते हैं। कभी ऑर्गेनिक मैटर नहीं भी है तो जो स्टोन्स वगैरह छुपे हुए रहते हैं ना मिट्टी के नीचे, तो उसका उपयोग करके थर्मोल्यूमिनेसेंस ऐसे बहुत सारे टेक्निक है। और एक टेक्निक है कि पीबी लेड, ऐसा कहते हैं कि यूरेनियम और लेड। कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को भी टेक्निक पता नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ उनके लिए। तो यूरेनियम लेड का क्रिस्टल्स, उसका उपयोग करके भी हम पीछे जा सकते हैं कितना, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। बाद में जो तीसरा जो स्टेज है कि ये जो उन्होंने एविडेंस ढूंढ के निकाला उसका उपयोग इतिहास के लिए करना, यहाँ मैं पहले भी कहा है, आपके शो भी कहा है, और भी शो पे कहता हूँ मैं कि वो रॉयल डिजास्टर है, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास, एंड आई एम बीइंग वेरी यूफेमिस्टिक। मैं एकदम नम्रता से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ उनको। जैसे कि अभी एक स्पेसिफिक मैं रेफरेंस लेता हूँ, और आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे थे के मोहम्मद जी को। तो एग्जैक्टली वो प्रश्न मैं आपको टाइमिंग स्टैम्प बताता हूँ आपका, इसका 1 hour 32 minutes आपका जो उनके साथ जो हुआ था वीडियो। तो वहाँ महाभारत की बात आ गई, तो उन्होंने ऐसा कहा कि महाभारत का जो एसआर, पहले पूछा कि क्या एविडेंस क्या है द्वारका का, द्वारके की बात आपने की। तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया, लेकिन एसआर राव ने जो रिसर्च किया उनके अनुसार 1400-1500 बीसी के आसपास कृष्ण की द्वारका थी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या है, के मोहम्मद जी का हो या एसआर राव का हो, दोनों का सिंपल जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो भी करेक्ट नहीं है। एसआर राव का पूरा स्टडी मैंने किया है उनके संशोधन का। तो एसआर राव जी ने क्या किया, अभी जहाँ बेट द्वारका है ना, वहाँ कुछ ढूंढा और उसका डेटिंग किया। अभी आप गुजरात में पूरा कोस्ट ढूंढ सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, उसके अलग अलग डेट्स आएंगे। कोई ऑब्जेक्ट मिला, उसका डेटिंग हुआ, इमीडिएटली वहाँ से जंप करना और कहना कि ये कृष्ण के बोट का ही एंकर था, उससे कोई और मूर्खता नहीं है, और ये आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपका कि अच्छा काम किया मैंने बोला। उनका कॉग्निटिव डिसोनेंस कहाँ है वो मैं बताता हूँ। उनका कॉग्निटिव डिसोनेंस यहाँ आता है दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट का। और मैं ये नहीं कहता कि आर्कियोलॉजिस्ट वर्सेस रिसर्चर ऐसी कोई फाइट है। एक्चुअली आर्कियोलॉजिस्ट के खुद के साथ ही फाइट है। उनको ये समझना पड़ेगा कि जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो उसका आगे संबंध लगाते हैं वो अच्छा नहीं करते, करेक्ट नहीं करते। उसका कारण ये है कि उनके पास विज्ञान बुद्धि का अभाव है। विज्ञान बुद्धि, जिसको साइंटिफिक एक्यूमेन कहते हैं। दूसरी जो बात है तर्कशास्त्र, और तीसरी तंत्र युक्ति, यानी कि एम्पिरिसिज्म में भी आपको समझना चाहिए। जैसा आपने कहा कि वो उसका डेटा निकालते हैं और फिर कुछ वक्तव्य करते हैं।
आपने क्या कहा कि कोई बात का उनको डेटा नहीं मिला तो वो हुआ नहीं, ऐसे बात करते हैं। ये कहाँ का प्रॉब्लम है पता है आपको? ये विज्ञान बुद्धि का प्रॉब्लम है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ओके, उसमें बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। जैसे कि आपने रिचर्ड डॉकिंस नाम सुना है, जो बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर, अभी रिटायर्ड हो गए। उनके बहुत सारे 10-15 बुक्स है उसके ऊपर और बहुत अच्छा रिसर्च है। लेकिन अच्छा रिसर्च करने के बाद भी जब वो कंक्लूजन निकालते हैं तो बहुत बार वो फंस जाते हैं। और उसका कारण है उनका जो फिलॉसफी है ना, अंदर का कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात चल रही है, अंदर जो उनकी जो विचार की जो बैठक है ना, वो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। और विज्ञान लॉजिकल पॉजिटिविज्म के कारण आगे नहीं जाता। लॉजिकल पॉजिटिविज्म हमारे सिंपल भाषा में कि जब तक मुझे कुछ पुरावा या साक्ष्य या एविडेंस या डेटा नहीं मिलता तब तक मेरे लिए वो एग्जिस्ट में ही नई चीज़ है, उसको कहेंगे लॉजिकल पॉजिटिविज्म। बहुत बार हम सब बातों के लिए साक्ष्य नहीं मिलेगी, वो आपने कहा, बहुत सारे एविडेंस नष्ट हो जाते हैं, ये उनके मन में आता ही नहीं। नसीम निकोलस तालेब बहुत अच्छे बात करते हैं कि ये हमारे आज के लोगों का, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि जो बात हमें मिली नहीं वो नहीं है, ये एक तो वक्तव्य करते हैं, लेकिन उसके आगे जाके और एक मूर्खता करते हैं कि आज जो बात हमें मिली नहीं वो फिर कभी मिलेगी ही नहीं, ऐसा सोचते हैं। सो ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म का प्रॉब्लम है। लेकिन जो विज्ञान है, जो आज जिसको हम मॉडर्न विज्ञान कहते हैं या भारतीय दर्शन शास्त्र में जिसको न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन कहते हैं, इसमें जो प्रगति होती है ना, वो नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, ऐसा करके होती है, जिसको मॉडर्न साइंस में फॉल्सिफिकेशन कहते हैं। कि दूसरे किसी ने किया हुआ सिद्धांत को हमने कहा, दिखा दिया कि ये डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, तो हमारी प्रगति हो गई। थोड़ा सा लंबा आंसर हुआ? नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन। शार्पली एक सवाल पूछूंगा, ठीक है? प्लीज। रामायण कब हुई थी? रामायण 14,000 साल पहले। राम रावण युद्ध का जो वर्ष है वो 12,209 BCE, बिफोर कॉमन एरा। यानी कि हमें एग्जैक्टली वर्ष फाइंड आउट करना है तो 12,209 प्लस 2025 जो नंबर आएगा उतने साल पहले राम रावण युद्ध हुआ। ओके, हल्के से एक रैपिड फायर सेक्शन स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट, ताकि ऑडियंस ये समझे कि कैसी बातें होंगी आज के पॉडकास्ट। वेरी गुड। ओके, सो यू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, महाभारत कब हुई थी? महाभारत हुआ 5,561 BCE में, महाभारत युद्ध का वर्ष। उसमें तो 2025 ऐड करो तो 7,586 ईयर्स अगो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यंगर ड्रायस इम्पैक्ट थियरी है क्या? हाँ, अच्छा, यंगर ड्रायस इम्पैक्ट ये है कि 11,000 BC से लेके 9,700 BC, एक 1500 ईयर्स का ऐसा एक समय था कि पूरे विश्व में बहुत सारे क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस हुए। क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण नदियों में चेंजेस हुए, बहुत सारे जगह फ्लडिंग हुए, बहुत सारे जगह जियोग्राफिकल चेंजेस हुए। उसको एक जनरल यंगर ड्रायस कहते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो हमारा क्लाइमेटोलॉजिकली जो टेम्परेचर बढ़ रहा था, बढ़ने लगा था, वो सडनली एक फ्रीज आ गया 1500 ईयर्स के लिए, उसको हम यंगर ड्रायस कहते हैं। दैट्स व्हाट द फिनोमिनन इज। और ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ, उसके बहुत सारे हाइपोथेसिस है। एक जो हाइपोथेसिस है उसमें एक कॉमेट या एस्ट्रॉइड ऐसे हिट हो गई नॉर्थ अमेरिका या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, रशिया से लेके यूरोप से लेके कहाँ भी हो सकती है, और उसके कारण हुआ, ऐसा एक लोगों का कहना है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जब भूमि पे आइस ग्लेशियर्स बने रहते हैं, वो कहाँ बनते हैं वो डिपेंड करता है हमारा जो पृथ्वी का ध्रुव कहाँ है। जैसे कि अभी ध्रुव आर्टिक सी में है, लेकिन आप 15,000 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली चले जाएंगे तो वो जो ध्रुव की जो पोजीशन थे ना, पृथ्वी के ध्रुव की, आकाश के ध्रुव की नहीं बात कर रहा हूँ, वो बे ऑफ हडसन बे जो कहते हैं ना, कनाडा का बड़ा एरिया, उसमें थी। तो वो नज़दीक होने के कारण उसके आसपास का एरिया यानी कि कनाडा का एरिया और नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स का एरिया, वो पूरा बर्फाच्छादित बन गया। मीन्स 1, 2, 3, 4 किलोमीटर तक के थिक आइस ग्लेशियर्स उधर बन गए। तो क्या हुआ, आइस समुद्र में ही हो रहा है तो समुद्र की लेवल में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो समुद्र का पानी आइस होके लैंड पे रहेगा तो समुद्र की लेवल नीचे चली जाती है, वो भी हो गया 140। वुड यू से कि अगर हमें और गहराई से रामायण और महाभारत दोनों को समझना है तो हमें जियोलॉजी समझने की नीड होती है? हमें सब शास्त्र समझने की जरूरत होगी। मैं आपको एक लिस्ट बता दूं, खगोल शास्त्र तो समझना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको एक्यूरेट टाइम स्टैम्प नहीं मिलेगा। क्या होता है वो?
खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, हाँ, ओके। उसके बिना तो होगा ही नहीं। सी, आपने जो प्रश्न पूछा, थोड़ा मैं डाइग्रेशन लेता हूँ कि एक दूसरे, जैसे एक दो तरह के मेथड्स कहे जाते हैं, एमिक और एटिक। तो एमिक यानी कि ऐसा कहते हैं कि जो परंपरा के लोग हैं, जैसे कि रामायण महाभारत भारत में हुई, तो भारत के जो लोग हैं परंपरा से आते हुए, उसका वो जो अभ्यास करेंगे और जिससे वो निष्कर्ष निकालेंगे, उसको हम एमिक व्यू पॉइंट बोलेंगे। और एटिक मीन्स जिसका कोई महाभारत रामायण से संदर्भ नहीं है, जैसे कि अमेरिका का कोई प्रोफेसर है, इंडोलॉजी का प्रोफेसर हो, कोई साइंस का हो, वो डिसाइड करेगा कि भाई ये रामायण क्या है, ये सच में हुआ कि नहीं, आउटसाइडर्स व्यू, उसको हम एटिक कहेंगे। ये मैं कहता हूँ ये दोनों अप्रोचेस रॉन्ग है। जैसे एमिक में क्या होता है कि बहुत बार एकदम परंपरा में जो लिखा है रामायण में वो जैसा के वैसा लिटरली मानने वाले सोचते हैं, वो भी करेक्ट नहीं है। उसमें भी हमें विवेक बुद्धि चाहिए। मैं इसको समय आएगा तो एग्जांपल भी दे दूंगा। फिर एटिक में क्या होता है, एटिक में आउटसाइडर पर्सन ये एकदम ऑब्जेक्टिव है, ऐसा एक कहा जाता है, वक्तव्य किया जाता है, वो टोटली रॉन्ग है। मैं अमेरिका में 34 ईयर्स रहा। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिकन प्रोफेसर्स, अमेरिकन एकेडमिक्स, इवन अमेरिकन जो भक्त लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति बारे में जानना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनको गुरु जैसा मानता हूँ, डेविड फ्रॉले, वामदेव शास्त्री या जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, कविंद्र ऋषि, ऐसे मेरे सब मित्र हैं। वो लोग भी मानते हैं कि जब वो बाहर से भारतीय संस्कृति का, भारतीय धर्म का, सनातन का अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं तो उनके लिए बहुत कठिन होता है। ये एक जन्म, एक लाइफ टाइम की बात ही नहीं है। तो ये कहना कि एटिक परंपरा से बाहर के आउटसाइडर्स वो अभ्यास कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव है, ये अगेन मूर्खता है। मैं तो कहता हूँ एमिक भी छोड़ दो, एटिक भी छोड़ दो। भारतीय ग्रंथों की ये परंपरा है, जैसे रामायण महाभारत में आएगा कि रामायण कैसा स्टडी करना है ये रामायण में ही लिखा है, महाभारत का कैसा अभ्यास करना है ये महाभारत में ही लिखा है। और हमारे लिए दर्शन शास्त्र, ये विज्ञान, जहाँ मॉडर्न साइंस रुक जाता है ना, वहाँ से न्याय दर्शन का प्रारंभ होता है। तो कोई हमें विज्ञान सिखाने की चेष्टा न करे ना। ये नहीं हम कह रहे कि हमने सेलफोन का निर्माण किया, लेकिन सेलफोन हो या आइंस्टाइन का वक्तव्य हो या न्यूटन का हो या केपलर का हो या कोपरनिकस का रिवोल्यूशन हो, उसका जो सीड्स है वो भारत ने ही उनको दिए हैं। ये आजकल मैं एक लेक्चर सीरीज कर रहा हूँ कि रूट्स इंडियन रूट्स ऑफ मॉडर्न साइंस। तो एमिक एटिक हम सब छोड़ सकते हैं। हमें रामायण पढ़ना है तो जाके वाल्मीकि को भी पूछो कैसा स्टडी करना है, आपको सब मिल जाएगा। सब, आपका प्रश्न था कि कौन से शास्त्र चाहिए। खगोल शास्त्र चाहिए, हाइड्रोलॉजी यानी कि नदियों का विज्ञान, नदी का विज्ञान, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, ओशनोग्राफी, पानी की लेवल कैसी ऊपर नीचे हो रही है, सेडिमेंटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑन एंड ऑन। ओके, गुड बेस टू बिगिन। हाँ, अब हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी का आपने क्या कहा? खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र या ज्योतिष भी कह सकते हैं, सिंपल के लिए, सिंप्लिसिटी। ज्योतिष, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी नहीं, ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी दोनों आता है। क्या होती है एस्ट्रोनॉमी? ओके, एस्ट्रोनॉमी यानी कि पूरे जो कॉस्मोस है, हमारा विश्व है, विश्व का जो मूवमेंट है उसको समझना। तो हम पृथ्वी पे रहते हैं करके हमारे लिए खगोल शास्त्र या ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात कौन सी होगी, तो सूर्य और सूर्य की गति और सूर्य का परिभ्रमण। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सूर्य की पोजीशन फाइंड आउट करना। तो एक मुख्य सूर्य है, बाद में चंद्र है, क्योंकि काल निर्धारण के लिए हमें ये लगता है ज्योतिष का काम है टाइम, काल निर्धारण। एस्ट्रोनॉमी इज टाइम, ये डेफिनेशन है। तो काल निर्धारण के लिए, जैसे कि हमारा वॉल क्लॉक है ना, कितने जनरली 3 आर्म्स रहते हैं, एक सेकंड वाला है, दूसरा मिनट्स वाला है और तीसरा आवर्स वाला। वो कहाँ से आए वो भी मैं बताता हूँ। भारतीय एस्ट्रोनॉमी से वो आ गए। और कहाँ से आए, जो पृथ्वी खुद के अराउंड जो घूमती है ना 24 आवर्स, वो सेकंड्स आर्म जैसा इमेजिन कीजिए। जो चंद्र 27 डेज में पूरा एक प्रदक्षिणा नक्षत्र से करते हैं, उसको हमारा मिनट्स का आर्म इमेजिन कीजिए। और सूर्य 365 डेज में एक पूरी परिक्रमा करते हैं, उसको हम जो शॉर्ट आर्म रहता है ना आवर वाला, वो इमेजिन कीजिए। उसका ही अर्थ है, जैसे कि आप वॉल क्लॉक इमेजिन कीजिए, 6 o'clock कहाँ है, नीचे है, और 12 बजे ऊपर है। क्यों पता है? बिकॉज ये सूर्योदय से, जो अभी विश्व में ऐसा यूज़ करते हैं, क्योंकि भारत का जो दिन है, बाकी अमेरिका में तो या इंग्लैंड में मिडनाइट में शुरू किया, उसका भी कारण क्यों है, क्या है पता है आपको?
बिकॉज यूरोप में भी जो एस्ट्रोनॉमी गई वो भारत से गई है, तो उनका मिडनाइट, इंग्लैंड का मिडनाइट मीन्स हमारा मॉर्निंग होता था, तो उन्होंने जैसा कि वैसे लिया, उनको पता नहीं कि क्यों मिडनाइट किया। लेकिन जो हमारा जो दिन शुरू होता है वो सूर्योदय के साथ शुरू होता है, इसलिए 6 o'clock हॉराइजन से ऊपर आ गया, और 12 बजे एकदम जेनिथ पे ऊपर होना चाहिए करके 12 बजे ऊपर है। तो ये जो क्लॉक है वो भी हमारे खगोल शास्त्र से ही बना है, ज्योतिष से ही बना है। ठीक है, फिर ये मेन हो गया, उसमें एक्चुअली बातें हो गई। उनको ये सबको ट्रैक करने के लिए 27 नक्षत्रों का निर्माण हुआ कि जहाँ से वो पाथ में जो प्लेन में घूमते हैं वहाँ सूर्य, चंद्र और ग्रह भी उसमें ही घूमते हैं जी। फिर ग्रहों की गति का भी उपयोग किया हमारे ज्योतिष में, और उसके लिए फिर सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टिया ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ। तो ये है खगोल शास्त्र। ओके, वुड यू से कि हम सब रामायण महाभारत की कहानियों को समझते हैं? आई थिंक मोर और लेस हर कोई ये भी जानता है कि अगर रामायण ज़्यादा गहराई से आपको समझनी है तो वाल्मीकि जी की रामायण पढ़नी चाहिए, एंड विद महाभारत इट्स वेद व्यास की, क्योंकि बहुत सारे वर्जन्स हैं रामायण के, महाभारत के, जो ऑथर्स के थ्रू लिखे जाते हैं। जहाँ वो ऑथर्स की पर्सनैलिटी वो लोग डाल देते हैं उस स्टोरी में, उनका इमेजिनेशन, स्पेकुलेशन सब आ जाता है, रैंडम स्टोरीज। बट ये जो ओरिजिनल ग्रंथ है, अगर रामायण महाभारत को पूरे तरीके से समझना है तो ओरिजिनल ग्रंथ की पढ़ाई करनी चाहिए। इन सेइंग दैट, ये जो एस्ट्रोनॉमी का एलिमेंट है, खगोल शास्त्र भी मेंशन्ड है ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण और ओरिजिनल वेदव्यास महाभारत में? ये प्रश्न पूछ रहे हैं आप ना? सिर्फ उसमें खगोल शास्त्र का मेंशन छोड़ दो, वेरी सोफिस्टिकेटेड, अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान जिसको है, ऐसे वेदव्यास जी है, ऐसे वाल्मीकि है। मीनिंग वाल्मीकि और वेदव्यास जी और आज के समय के यानी कि 2000 साल पहले के, जो एग्जैक्टली हमें समय पता नहीं उनका, कालिदास जी, ये सिर्फ अच्छे कवि नहीं है, अच्छे ज्ञानी नहीं है, अच्छे विद्वान, अच्छे ऋषि नहीं है, अच्छे ज्योतिषी है, अच्छे खगोल शास्त्रज्ञ हैं। इतने खगोल शास्त्रज्ञ हैं कि उन्होंने कोई लिखी हुई बातें आज भी हमें समझने में कठिन हो जाती है। ओके, इफ द ऑडियंस इज नॉट विद अस एट दिस पॉइंट, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि मान लो अगर आपको टाइम जानना है, आप क्लॉक के यहाँ देख दो, और क्लॉक पढ़ना आपको बचपन में सिखाया जाता है, बट ये भी जानिए कि क्लॉक एक इन्वेंशन है, इंजीनियर्स ने क्लॉक को बनाया। क्लॉक्स के ज़माने के पहले बहुत सारे सालों तक लोग आसमान का इस्तेमाल करके टाइम पढ़ते थे। फेयर टू से, सूरज कहाँ है, अगर मून की पोजीशन देख ली तो डेट के बारे में पता चलता था वगैरह। सो वी नीड टू बी इन दैट काइंड ऑफ अ व्यू पॉइंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्वर्सेशन। करेक्ट, नजरिया बदलना होगा अगर रामायण को और गहराई से जानना है तो। एकदम सही है। तो ये जो खगोल शास्त्र मेंशन किया गया है वाल्मीकि रामायण में, इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म टाइम। बताया गया है कि अगर आप धरती पे यहाँ खड़े हो और अगर आसमान में उस नक्षत्र की ओर आप देखें तो कुछ पता चलेगा टाइम लाइन के बारे में कि वेयर आर यू इन द टाइम लाइन ऑफ रामायण। फेयर टू से? करेक्ट। ओके, कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स बिगिन द रामायण कॉन्वर्सेशन। ठीक, ओवर टू यू, आप ही शुरुआत करें। ओके, मैं आपको ज्योतिष का एक सिंपल, सब लोगों को नक्षत्र पता रहता है, 27 या 28 नक्षत्र की बात होती है। जी जी जी। लोगों को ग्राउंडिंग करने के लिए ये बताना जरूरी है कि आज जो हमारे पंचांग में जो हम नक्षत्रों का उपयोग करते हैं, 27 या 28 नक्षत्रों का, एग्जैक्टली वही नक्षत्र 7500 साल पहले के महाभारत में है। एग्जैक्टली वही नक्षत्र सेट 14,000 साल पहले के रामायण में भी है। तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि ये नक्षत्रों, अभी जो हम 27 नक्षत्र की बात कर रहे हैं, उसका निर्मिति कब हुआ? निर्मिति यानी कि स्ट्रक्चरिंग, हाँ, वो तो स्टार तो लाखों, हजारों, करोड़ों सालों से पहले है। तो उसका भी उत्तर हमें महाभारत में मिलता है, रामायण में मिलता है, सूर्य सिद्धांत में मिलता है। उसका उत्तर है 30,000, अप्रॉक्सीमेटली 30। अभी जो हमारी नक्षत्र सिस्टम है ना, जो एग्जैक्टली नाम भी वही है, योग तारा भी वो है, वो 30,000 साल पहले उसका निर्माण हुआ। टू बी प्रिसाइज 28,500 BC। और उसके हमें रेफरेंसेस सूर्य सिद्धांत में मिलते हैं और महाभारत में भी मिलते हैं, जैसे रूपा भाटी मेरे जैसे लोगों का ये संशोधन है। क्या है सूर्य सिद्धांत? सूर्य सिद्धांत में मिलेगा कि सूर्य सिद्धांत से कोई जो 2 नक्षत्र है उनको कब निकाला गया या उनका ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके कारण हमें समझता है कि कब हुआ। और महाभारत में जो कथा आती है वन पर्व में कि कृत्तिका ये पहले नक्षत्र के जगत है, कृत्तिका का पहले नक्षत्र माना गया
और एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट विशाखा को नक्षत्र माना गया, और इतना फेमस है कि उनसे ये जो कथा है ना, ये एक्चुअली मेटाफोर है। ये मेटाफोर से जो बना हुई जो कथा है वो आपको एलोरा केव्स में आप जाएंगे तो भी वहाँ देखने को आपको मिलेगी, इतनी वो लोगों को सबको पता है। उसका निर्माण, क्योंकि हमें पता है कि कृत्तिका को नक्षत्र में पहला स्थान दिया गया, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका निर्माण कब हुआ। उसका उत्तर आता है 28,500 BCE। ओके, तो 30,000 साल से हमारे पास ये नक्षत्र सिस्टम है। ये लोगों को समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली सेम सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। व्यासदेव भी वही सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, वाल्मीकि भी उस सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, हम भी उसका ही उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमें पीछे जाना इजीली संभव हो जाता है। लिटिल टू टच अपॉन रूपा भाटी मैम सो, क्योंकि उनके साथ एक बहुत ज़बरदस्त हिंदी एपिसोड करा था मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले, जहाँ ऋग्वेद की बातें करी थी। ऋग्वेद वाइडली इज कंसिडर्ड टू बी आवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट, यानी कि रामायण महाभारत बहुत प्राचीन है, उससे बहुत ज़्यादा प्राचीन ऋग्वेद है। करेक्ट। और शायद भारतीय समाज की शुरुआत ऋग्वेद के साथ हुई थी। यस। तो रूपा भाटी मैम मानती है कि द टाइमलाइन ऑफ ऋग्वेद स्ट्रेचेस बैक टू 2 लाख ईयर्स, 2 लाख साल पहले लिखी गई थी ऋग्वेद। कुड यू जस्ट टच अपॉन दैट टू अंडरस्टैंड दिस बेटर? हाँ, तो ऐसा है कि वो मानती है इसलिए कि जो हमारे पास एविडेंस उपलब्ध है ऋग्वेद में, जैसे कि एक वर्णन आता है, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, उन्होंने उनका वीडियो लोग देख सकते हैं, कि जो सीरियस स्टार है उसको हम रुद्र भी कहते हैं, व्याध भी कहते हैं, कि ऐसा इमेजिनेशन है कि सीरियस जो स्टार है, व्याध है, वो एरो छोड़ रहे हैं। वो एरो यानी कि जो ओरायन जो नक्षत्र है ना, ओरायन जो है उसके बीच में के 3 बेल्ट स्टार्स। यानी कि अगर आपने कभी तारे देखे हैं रात में तो जब आप ऊपर देखोगे ना, 3 ऐसे तारे एक लाइन में होते हैं जो हर किसी ने देखे हुए हैं। हाँ, ब्राइटेस्ट कॉन्स्टेलेशन है वो। क्या कहते हैं? ओरायन कहते हैं, लाइक ग्रीक और इजिप्शियन लोगों में ओरायन कहते हैं। जी। हाँ, हम उसको बहुत नाम से जानते हैं। काल पुरुष कहते हैं, उसको रुद्र भी कहते हैं, और उसको हम जो नटराज है ना, चिदम्बरम का नटराज, जी वो उधर मैपिंग किया हुआ है। तो ऐसा इमेजिनेशन है कि वो जो रुद्र, जो सीरियस तारे है, वो एरो छोड़ा, वो एरो यानी कि वो 3 स्टार, और किसके लिए छोड़े वो, आप वहाँ से एग्जैक्टली सीरियस से 3 स्टार के साथ स्ट्रेट लाइन निकालोगे तो वो एरो जाता है रोहिणी अल्डबारन स्टार के यहाँ, रोहिणी नक्षत्र के यहाँ, जो टॉरस कॉन्स्टेलेशन है। तो वो टॉरस कॉन्स्टेलेशन यानी कि बुल, और उसका जो आँख है वो रोहिणी का रेड तारा। तो वो, लेकिन वो इमेजिनेशन किया है कि रोहिणी यानी कि हरिण या डियर, तो वो डियर को मारा जा रहा है, ऐसे करके विजुअलाइजेशन है। तो एनीवेज, वो जो सीरियस तारा है ना, तो उसका ऋग्वेद में ऐसा वर्णन आता है कि वो सीरियस जो है वो इंद्र बने हैं या इंद्र थे। अभी उसमें डिटेल में मैं जाता नहीं। तो अभी सीरियस तारा अभी कैसा है, जो इक्लिप्टिक है, सूर्य का जो पाथ है उससे बहुत दक्षिण में है, लेकिन आप एस्ट्रोनॉमी का उपयोग करके पीछे जा सकते हैं कि वो इक्लिप्टिक पे कब होंगे। वो जो समय आता है ना, वो अबाउट 2 लाख साल पहले आता है। एज इन तारों की पोजीशन भी हल्के से बदलती है, बदलती रहती है, उसको प्रॉपर मोशन करके कहते हैं। कि जो हमारा जो बैकग्राउंड है ना, स्काई का जो बैकग्राउंड है, आसमान का जो आकाश का बैकग्राउंड है, उसमें जनरली वो बदलते नहीं, लेकिन उसके बहुत सूक्ष्म मोशन होते रहती है। ओके। लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग ज्योतिष लिटिल मोर। और यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा, एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, खगोल शास्त्र। ओके, तो और खगोल आपको ध्यान रखने के लिए कि गोल तो राउंड ही है जी, और ख मीन स्काई जी। ओके, ये एक ह्यूमन एक्सरसाइज है, ये भी हर कोई कर सकता है। हाँ, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस चेंजेस योर पर्सपेक्टिव एज अ पर्सन। कभी किसी माउंटेनस एरिया में जाओ या कोई साफ सुथरे बीच पे जाओ, हाँ, और ऊपर देखो, आपको आसमान दिखेगा, आसमान में तारे दिखेंगे। वो तारे एक्चुअली, अगर आप डिस्टेंस मेजर करें आपके और उस तारे के बीच, तो लाइट ईयर्स दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। हाँ, हमारे जो गैलेक्सी है उससे भी वो बाहर है कोई तारे। ओके, बट फॉर अ सेकेंड आप इमेजिन करो कि पूरा आसमान एक टेलीविजन की तरह। करेक्ट, राइट। और तारे यहाँ वहां है, और इन तारों की पोजीशन हल्के से बदलती है। करेक्ट। एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से अर्थ की पोजीशन भी बदल रही है। हाँ, और क्या हो रहा है? अर्थ के 4 मोशन है जी। एक तो सब लोगों को जो पता है कि खुद ही क्या आप हिंदी में कैसे कहोगे, रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ। जी, खुद के ऊपर घूम रहे 24 घंटे में। जी। हाँ? फिर वही अर्थ सूर्य के
अराउंड घूम रही है 365 डेज में, ये सबको पता है जी उसके कारण ऋतु होते हैं, जी सीजन्स बदलते हैं, और हम पृथ्वी खुद घूम रही है करके डे और नाइट होता है। जी फिर इस पृथ्वी के बहुत सारी गति है, लेकिन हम सिर्फ 2 गति की बात करेंगे क्योंकि वो हमारे डिस्कशन के लिए वो महत्वपूर्ण है। उसमें से सबसे जो तीसरी महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी सूर्य सापेक्ष ना एक एंगल में है। यहाँ सूर्य है तो पृथ्वी ऐसी नहीं है, वो थोड़ी एंगल में है। अब अप्रॉक्सीमेटली 23 डिग्री का एंगल है, और वो जो एंगल है तो एंगल ऐसा ही रहता है और ऐसे ही घूमते रहती है 365 डेज में। लेकिन बहुत हजारों साल हम बदलेंगे, पीछे जाएंगे या आगे जाएंगे, तो जो पृथ्वी का अक्ष जहाँ पॉइंट कर रहा है ना, तो उधर ही नहीं रहता वो। पृथ्वी के अक्ष की अपनी एक गति है, उसको इंग्लिश में प्रिसेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, या हमारे यहाँ संपात चलन संस्कृत में ऐसा कहते हैं। तो पृथ्वी के गति की ऐसी एक गति है, और ऐसा पूरा एक सर्कल वो कंप्लीट करती है। उसके लिए 26,000 साल लगते हैं, 26,000 ईयर्स। वॉबल उसको वॉबल भी कह सकते हैं, लेकिन वॉबल भी बहुत है क्योंकि ये करते करते उसका न्यूटेशन भी होते रहता है, ऐसी जाती है वो। हाँ, उसको न्यूटेशन कहते हैं। ये प्रिसेशन हो गया स्मूथ, और लेकिन ऐसा 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 करते ऐसी जाती है, उसको न्यूटेशन कहते हैं। और एक तो वॉबल कह सकते हैं आप, ऐसा संपात चलन, संपात गति। और एक मोशन है, वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि इसलिए बताना जरूरी है कि ये सिर्फ भारतीय खगोल शास्त्र प्राचीन ग्रंथों में, दुनिया के प्राचीन ग्रंथ आप सजेस्ट देखोगे तो सिर्फ भारतीय ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलेगा, बाकी दुनिया के कोई भी ग्रंथ में मिलता नहीं, उतने पुराने जाते ही नहीं। जी जी। वो ऐसा है कि ये जो अक्षय है ना, एक तो पूरा ये 26,000 ईयर्स का सर्कल हो गया, और दूसरा ये जब जो 23 डिग्री है ना, अभी 23.5 है, तो वहाँ से 22.5 तक और 24.5 तक ऐसे घूमते हैं। और ये जो एक वॉबल है ना, समझ लो यहाँ 22.5 है, यहाँ से 24.5 आ गए और फिर 22.5 गए, तो एक पूरा सर्कल हो गया जी। इसके लिए 41,000 ईयर्स लगते हैं। वाह। और ये सबका कंबाइन करके उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट गति ये, उसके कारण ही हम रामायण का समय, महाभारत का समय, ऋग्वेद का समय ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं। ओके, पॉजिंग यू अगेन। आर्कियोलॉजिस्ट अक्सर डिगिंग का फायदा उठाकर चीजों को डेट करवाते हैं, Yes. कि हाउ लॉन्ग बैक वाज दिस। Yes. बट आर्कियोलॉजिस्ट एस्ट्रोनॉमी का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इट्स नॉट देयर टेक्निक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। करेक्ट, उसके लिए स्किल लगता है। इट्स अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, राइट? Yes. मेनली जब हम रामायण महाभारत की डेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने आपके साथ 3 पॉडकास्ट करे, ये सबसे मेन टूल है, आई पर्सनली फील। हाँ, मेन टूल किस लिए मैं बताता हूँ। मेन टूल है प्रिसाइज और एक्यूरेट डेटिंग के लिए जी। लेकिन ये नहीं है जैसे मेरे जैसे आदमी का, या मीन्स मेरे जैसे व्यक्ति का, या रूपा भाटी, या अनिल नारायणन, या जीवन राव, ऐसे जो लोग हैं, डॉक्टर शिव शास्त्री, हम से ये फ़र्क है दोनों में। हम आर्कियोलॉजी को रिजेक्ट नहीं करते, आर्कियोलॉजी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको डायरेक्शन दिखाते हैं कि वो कहाँ रॉन्ग जाते हैं। जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए तो हमारा पूरा साष्टांग नमस्कार है उनके लिए। अभी उनको आर्कियो एस्ट्रोनॉमी समझ में नहीं आती, वो उनके डाइजेशन की एबिलिटी का प्रॉब्लम है। एक बात है कि उनको स्किल पता नहीं है, वो बात हम समझ सकते हैं। सब एवरीवन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, हम भी नहीं है। उनको आर्कियोलॉजी में डिगिंग करके वो क्लियर करना मुझे भी तो नहीं आता ना। लेकिन ये भी जैसा फियरलेसनेस होना चाहिए, वैसी नम्रता भी होनी चाहिए कि भाई मुझे क्या आता नहीं और मेरा लिमिटेशन क्या है। एक आर्कियोलॉजी, सब आर्कियोलॉजियों को मैं एक बॉक्स में नहीं डालना चाहता। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छा संशोधन कर रहे हैं, जैसे रवि कोटिसार कि जिन्होंने ज्वालापुरम का उत्खनन किया, जो हमारा जो टोबा एक्सप्लोजन है ना 70,000 का, तो उनका काम है। उसमें कोई मिस्टेक भी मैं निकाल नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई विरुद्ध है उसके, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है। जैसे आपने और एक बात की कि उन्होंने उनका अपना एक माइंडसेट तैयार किया है, और उनका अभी मैं आर्कियोलॉजी, जॉइंट आर्कियोलॉजी डायरेक्टर के साथ था मैं, ASI के, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, खजुराहो में कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने उनको पूछा कि आपका महाभारत के डेटिंग या रामायण के डेटिंग, ये के मोहम्मद जी को भी अप्लाई होगा, रामायण के डेटिंग या महाभारत के डेटिंग, उसके ऊपर कोई आपके विचार है? तो ASI में काम करने वाले लोगों के जो जॉइंट डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये हमारा मैंडेट ही नहीं है। हमारा मैंडेट क्या है कि कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हो रहा है तो वहाँ के ऑब्जेक्ट निकालो, उनका डेटिंग करो, उनको म्यूजियम में अच्छी तरह सेफ्टी में रखो,
और जो आर्कियोलॉजी साइट्स है अभी हमारे मंदिर या बहुत सारी चीज़ें, उनका अच्छी तरह मेंटेनेंस करो, जीर्णोद्धार करने की जगह है तो करो, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसा बना के वहाँ की सिक्योरिटी रखो, ऐसा उनका काम है। उनका काम ये उसके ऊपर टिप्पणी करना है ही नहीं। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि उनका वो मैंडेट ही नहीं है। तो इसलिए मैं हमारे लोगों को भी समझना चाहिए, जैसे कि मुझे भी लोग बहुत बार पूछते हैं कि आप एएसआई का आपने जो संशोधन किया है उसके ऊपर एएसआई वाले अपना क्या आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वाले लोगों का क्या मत है। मैं बोला मुझे तो पता नहीं। तो अभी मुझे जब जब अभी संधि मिल गई तो मैंने उनको पूछा, चांस मिला तो उन्होंने बोला भाई हमारा ये मैंडेट ही नहीं है। तो ये भी लोगों को समझना चाहिए कि उनका वो मैंडेट ही नहीं है, उनके क्या बोल सकते हैं आप, उनके सर्कल ऑफ कंसर्न में वो आता ही नहीं।